शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक, इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या शिक्षा के बगैर कोई समाज या कोई देश तरक्की कर सकता है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा। दरअसल ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आज शिक्षा और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के हाल पर बातचीत करने जा रहा हूं। शिक्षा को लेकर मैंने पहले भी कई वीडियोस किए हैं और आप लोगों ने उसको समर्थन भी दिया है, उसको देखा है, उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि समाज में एक जागरूकता बढ़े कि शिक्षा का सवाल कितना इम्पोर्टेंट है और शिक्षकों का सवाल कितना महत्वपूर्ण। दरअसल विधानसभा और विधान परिषद चल रही है इस वक्त और विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कई सवाल सामने आ रहे हैं और उन सवालों का जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है और जो आश्वासन दिया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। आश्वासन ये है कि इस सत्र के बाद शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी और जो एडहॉक टीचर्स का मामला है, तदर्थ शिक्षकों का मामला है, जो वित्त विहीन और वित्त पोषित विद्यालयों में या महाविद्यालयों में जो समस्याएं हैं उस पर, उससे संबंधित पक्षों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। हालत यह है कि सरकारें बदलती रही हैं लेकिन समस्याएं नहीं बदली हैं, समस्याएं वहीं की वहीं हैं। और विधानसभा और विधान परिषद में जब सवाल पूछा जाता है, जब इस सवाल पर कि शिक्षा क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हैं उस पर सदन में काम रोककर चर्चा कराई जाए, विधान परिषद में प्रक्रिया यह है कि सवाल रखा जाता है और कहा जाता है कि सभी विषयों को छोड़कर इस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन उस पर मंत्री का आश्वासन आ जाता है, सदन के नेता का आश्वासन आ जाता है और वो चर्चा टाल दी जाती है और एक आश्वासन दे दिया जाता है कि इस बारे में कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देश दे दिया गया। लेकिन सत्र दर सत्र यही सिलसिला चला आ रहा है। सरकार आश्वासन देती है लेकिन वो आश्वासन पूरे नहीं होते। इस बार एक बार फिर आश्वासन है और आश्वासन ये है कि इस सत्र के बाद संबंधित पक्षों से बातचीत की जाएगी और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान निकल जाएगा क्योंकि ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है और इस समस्या का समाधान निकलना ही चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान इतनी जल्दी निकल पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और सरकार की नीयत में खोट है। इस समस्या को लेकर बहुत चिंता नहीं है और इसको टालने की कोशिश लगातार, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, मैं एक किसी पार्टी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि पिछले 10, 12 साल, 15 सालों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो हाल है, जो शिक्षकों का जो हाल है, जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षकों के लिहाज से हुआ नहीं है। स्कूलों में रंग रोगन चल रहे हैं, स्कूलों में तमाम बुनियादी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, लेकिन शिक्षकों के जो सैलरी है या उनको जो मानदेय जो मिलता है, शिक्षा मित्रों का सवाल हो या वित्त विहीन विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, विषय विशेषज्ञ जो है, उनको किस तरह का मानदेय दिया जा रहा है, उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ उनके प्रति किस तरह का उपेक्षा भाव है, ये हम सब देख रहे हैं। और इसीलिए ये चिंता बनी हुई है और चिंता इसलिए भी बनी हुई है कि सरकार ये दावा करती है, मुख्यमंत्री खुद दावा करते हैं कि प्रदेश का विकास हो रहा है, प्रदेश अब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या ये पैसे शिक्षा जगत के लिए नहीं है?
सवाल ये पूछा जाना चाहिए और ये सवाल लोगों को पता होना चाहिए कि क्या शिक्षा क्षेत्र में सरकार सही इन्वेस्ट कर रही है, सही तरीके से पैसा डाल रही है, क्या विद्यालयों के रंग रोगन से शिक्षा का विकास हो जाएगा, क्या हमारे छात्र पढ़ जाएंगे, क्या शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका मनोबल सही रह पाएगा। तो ये एक सवाल है। इसके अलावा कल ही विधानसभा में एक सवाल पूछा, समाजवादी पार्टी के एक विधायक है अनिल प्रधान, उन्होंने सवाल पूछा और उनके सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री का यह जवाब जरा सुन लीजिए। बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के भीतर यह माना है कि प्राथमिक शिक्षा में 4,17,886 पद के लिए जो स्वीकृत पद है उसके सापेक्ष यानी उसके बदले में 85,152 पद खाली हैं। 85,000 से ज्यादा पद खाली हैं और सरकार ये कह रही है कि शिक्षा का सही हाल है, शिक्षा में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके अलावा जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं उसमें जो स्वीकृत पद हैं 1,62,198 पद जो स्वीकृत हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा में, उसके सापेक्ष यानी इतने पदों में से 41,338 पद खाली हैं। तो जब पद खाली है, जब शिक्षक नहीं है, तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है, तब कैसे पढ़ाई चल रही है, तब कैसे सारे नियम ये बताए जा रहे हैं कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, छात्रों को बढ़ाना है और सभी शिक्षकों को ये कहा जा रहा है कि आप दरवाजे दरवाजे जाएं, लोगों को प्रेरित करें कि वो स्कूल आए। जब स्कूल में व्यवस्था नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है और इतने हजारों की संख्या में जब टीचर्स की कमी है जो कुल मिलाकर 1 लाख से ऊपर जाकर बैठती है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का रवैया क्या है, सरकार का नजरिया क्या है शिक्षा को लेकर। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर सिर्फ शिक्षा जगत के लोगों को चिंता नहीं होनी चाहिए, इस पर पूरे समाज को चिंता होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हम किन मसलों पर सरकार का समर्थन या विरोध करते हैं। हम शायद ऐसे मसलों पर सरकार का समर्थन और विरोध कर रहे हैं जो मसले हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बहुत ही विचित्र समाज का चिंतन है। इस चिंतन पर भी सोचने की जरूरत है, इस बात पर सोचने की जरूरत है कि ये सरकार जो शिक्षा को लेकर इतना नेग्लिजेंस रवैया रखी है, इतना उपेक्षा भाव रखती है, क्या इस सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। और ये दबाव कौन बनाएगा? ये दबाव हम और आप बनाएंगे। हम और आप ऐसी चर्चाओं को अहमियत देंगे, हम और आप ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, तभी ये बात आगे बढ़ेगी और तभी सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और तब सरकार वो फैसले करेगी जो फैसले आप चाहते हैं। लेकिन जाते जाते मैं ये वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं जो परिषद में उठाया गया, जो सवाल उठाया गया और जो जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने सदन के नेता के तौर पर दिया है। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित सर्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को शासकीय कोष से वेतन दिए जाने की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्रदेश में 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं, जिसमें से 225 महाविद्यालयों में सर्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित है। इस संबंध में 2006 व 2014 में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तृतीय संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के सर्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में संचालित मात्र बीएड पाठ्यक्रमों को अनुदान पर लिया जा चुका है। एक समान प्रकृति तथा संशोधन अधिनियम के बावजूद अन्य पाठ्यक्रमों को पिछले 15 वर्षों से अनुदान पर नहीं लिया जा सका है। अनुदानित महाविद्यालय के सर्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत इन शिक्षकों द्वारा लंबी सेवाओं के आधार पर विनियमितीकरण किए जाने की मांग निरंतर विभाग से की जा रही है। उक्त के संबंध में शिक्षा निदेशक अनुभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आदेश संख्या दिनांक 19/7/2022 द्वारा विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों सर्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण पर विचार करने के पूर्व संबंधित सरकार पाठ्यक्रम को अनुदान सूची पर लिए जाने की संस्तुति भी की गई है। शासन द्वारा अब तक उक्त संबंध में कोई निर्णय न लिए जाने से इन शिक्षकों में रोष व्याप्त है, स्थिति गंभीर है। अतः
इस लोक महत्व के तत्कालिक विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। माननीय चंदेल जी। गंभीर है, ये 105 का हमारा प्रश्न है, जिसमें अनुदानित महाविद्यालय वास्तव में 15-20 वर्षों से अपने इस प्रतीक्षा में कार्य कर रहे हैं कि समय समय पर आश्वासन भी विभाग की ओर से दिया गया 2006 और 2014 में कि कालांतर में उन्हें अनुदान सूची में जोड़ दिया जाएगा। केवल मात्र इतना हो सका है कि जो 200 विद्यालय सुविध पोषित पाठ्यक्रम के संचालित हैं और इन विद्यालयों में मुख्य रूप से जो शिक्षक 2006 में आदेश हुए, 2012-17 में पंचवर्षीय योजना यूजीसी ने भी निर्णय लिया, निदेशालय भी संस्तुत कर चुका है कि विमुद्रीकरण के पूर्व इन विषयों को अनुदान सूची पर लिया जाना ही चाहिए। तो पहली बात है कि अगर अनुदान सूची में नहीं लिए जाने का शासकीय निर्णय हो गया तो इन पाठ्यक्रमों से संचालित जितने भी 225 विद्यालय अस्तित्व में हैं उनके शिक्षकों को कुछ राहत मिल सकी, क्योंकि एक योजना का एक छोटा से बिंदु पाठ केवल लागू किया गया है कि इनमें बीएड पाठ्यक्रमधारी जो महाविद्यालय थे उनमें बीएड धारियों को तो ये वेतन दे दिया गया है, मानदेय उनको मिल रहा है और सम्मानजनक उन्हें मानदेय 2014 से। लेकिन 2006 और 2014 का बाद में कहा गया था कि यूजीसी ने भी कहा 12 और 17 के बीच में 14 में कि हम इसको आगे चल करके सम्मिलित उन्हें भी करेंगे। इसके बाद यूजीसी की पंचवर्षीय योजना निर्मित की गई है, उसमें भी साफ साफ मानवर लिखा हुआ है। हमारे पास सभी शासकीय और विभागीय निर्देशों की पूरी प्रतिलिपियां हैं, जिनको पढ़ेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन अध्यापकों की सेवा की अनिश्चितता के कारण बीएड के अतिरिक्त और पाठ्यक्रमधारी शिक्षक इसके बड़े ही परेशान है, कठिनाइयों में है, धनाभाव में है, उनकी कोई सेवा शर्तें नहीं है। मानदेय के कह लीजिए 5-10 हज़ार मुश्किल से इन एडेड वित्तविहीन सुविध पोषित विद्यालयों में दिया जा रहा है। दिखाया 25-30 हज़ार 30 हज़ार रुपये तक जाता है। लेकिन यदि मान्यवर इन 3 चीज़ों का पालन करा दे, जिसके विषय में शासकीय समय समय पर निर्देश हुए हैं, मैंने इसमें सब पूरी चीज़ों का उल्लेख किया है। मैं चाहता हूँ एक कॉपी आपको भी हम भेज देंगे, और इसमें कहा गया है कि 15-20 वर्षों में प्रतीक्षा से करने के बाद भी 2006 के संशोधन किए जाने में भी ये उल्लेख इसका किया गया था कि इनको लाभ नहीं मिल सका है, इसे आगे यथाशीघ्र इन पर विचार किया जाए। फिर 2012 और 17 के बीच में 2014 में भी यूजीसी के पाठ्यक्रम का जो निर्धारण हुआ है उसमें भी मानवर साफ साफ दिया हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट में कन्वर्ट द सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज ऑफर्ड बाय द स्टेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस as government approved courses with appropriate and made the faculty members attached to the self financing course as regular faculty। तो ये इसमें दिया हुआ था। निदेशालय ने भी संस्तुत की है, अभी लेटेस्ट इनका है निदेशालय का आदेश, कि इसमें कहा गया है 2022 में भी कि विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 2 द्वारा भी आदेश जारी हुआ है कि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सुविध पोषित योजना अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के कार्य शिक्षकों के विनियुक्तिकरण पर विचार करने के पूर्व संबंधित संकाय पाठ्यक्रम को अनुदान सूची पर लिए जाने की आवश्यकता है। ये स्वीकार कर रहा है और शासन से भी ये निर्देश जारी हुए, लेकिन इस दिशा में मानव कोई प्रगति नहीं हो रही है। यथा स्थिति है, ये लोग बहुत ही मुसीबत के दौर में ऐसे भी शिक्षक इन महाविद्यालयों के गुजर रहे हैं। मानो गंभीर प्रकरण है, इन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर विभाग के भी निर्णय हैं, यूजीसी के भी निर्णय हैं, शासक के भी निर्णय हैं, उनका अनुपालन होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य आकाश अग्रवाल जी और माननीय सदस्य राज बहादुर चंदेल जी के द्वारा जो नियम 105 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसके संबंध में सादर अवगत कराना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज को
सुविचारी सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आख्या प्राप्त होने के उपरांत इसमें जो नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करना है वो किया जाएगा। यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को, सदन को और प्रदेश को अवगत कराता हूं। माननीय ठीक है। माननीय नेता सदन, एक हमारा ये भी था, माननीय चंदेल जी, हमको लगता है जो बैठक आप सदन के बाद माननीय नेता सदन जो बैठक बुलाएंगे उसमें उच्च शिक्षा माध्यमिक, उसमें उच्च शिक्षा को भी बुला लीजिए, उनको भी बुला लीजिए, और शिक्षक और स्नातक विधायकगण रहेंगे ही रहेंगे, तो इस विषय पर भी उसमें चर्चा हो जाएगी, कोई सार्थक निर्णय निकल आएगा। ठीक है। कार्य स्थगन स्वीकार और उसको आवश्यक कार्रवाई की सरकार को संदर्भित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।